रेन फेड फार्मिंग सिस्टम के बारे में और वहाँ के स्कीम के बारे में। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि भारत का नेट सोन एरिया है 139 मिलियन हेक्टेयर। अब ये जो 139 मिलियन हेक्टेयर है ना, अब कई किताबों में आपको 145 भी दिखाई देता है। ये ना आप पुराने किताब में देखोगे तो वहाँ तो 142 से 145 मिलेगा। 145 मिलियन हेक्टेयर नेट सोन एरिया, एनसीए नेट कल्टिवेटेड एरिया। लेकिन यदि आप गवर्नमेंट का रिपोर्ट देखेंगे तो कई बार आपको ना 145 मिलता है। ये 2017 का एक डाटा था जिसके आधार पे मैं कंपैरिजन करने वाला हूं, तो इसीलिए मैंने इसे 139 को यहाँ पे मेंशन किया, लेकिन अब इसको 145 के रूप में भी आप देख सकते हैं। तो अब इस 139 या 140 मिलियन हेक्टेयर है ना, इसका लगभग 70 मिलियन, कितना 70 मिलियन हेक्टेयर रेनफेड है। तो 70 मिलियन हेक्टेयर सॉरी ये नेट एरिगेटेड एरिया है। 70 मिलियन हेक्टेयर है वो नेट एरिगेटेड है, और बाकी लगभग 70 मिलियन हेक्टेयर है वो क्या है, रेनफेड कंडीशन है। मतलब कुल मिला के कैसा करने की बात है, जितने भी एरिया में खेती होती है ना, उसका आधा एरिया में इरिगेशन की व्यवस्था है और आधा एरिया पूरी तरह से रेनफेड पे डिपेंड है, रेनफॉल पे डिपेंडेंट है। तो ये 17-18 जो लैंड यूज स्टैटिक्स से हुआ था उसके आधार पे कंपैरिजन है। एक आपको कहानी तो मिल जाता है ना कि हमारा बहुत बड़ा एरिया अभी भी वर्षाधारित है, और जो भी हमारा जमीन वर्षाधारित है वो जमीन कई तरह के प्रॉब्लम फेस करता है, और इसीलिए रेनफेड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने की सोचे। ज्यादातर आप जानते हैं रेनफेड एरिया की मेजर प्रॉब्लम क्या है, पानी, क्योंकि वहां अक्सर क्रॉप फेल होती है पानी के अचानक से कम होने पे। तो यहाँ पे ना इफिशिएंट यूज ऑफ वाटर मैनेजमेंट मेजर कंसर्न था। तो सरकार ने फोकस की कि हम ऐसे तरीके अपनाएंगे इस एरिया में जिससे पानी का बेहतरीन यूज हो। यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि सरकार ने कई तरह के स्कीम इस रेनफेड एरिया के लिए चालू किया। तो इसी में हम लोग जानते हैं एक जो चल रहा है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना स्टार्ट किया। इसके दो कंपोनेंट थे, तो उसका एक कंपोनेंट को स्पेशली रेनफेड रीजन के लिए फोकस करवाया गया। नाम क्या था कंपोनेंट का? कंपोनेंट का नाम है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। हाईएस्ट पानी बचाने वाला इरिगेशन मेथड होता है ड्रिप। याद करिए उसका जो इफिशियंसी है, मैक्सिमम वाटर यूज इफिशियंसी ड्रिप में 95% तक जा सकता है। इतनी ज्यादा पानी बचाने की क्षमता रहता है। एवरेज कहें तो 85 to 90% पानी बचाने की क्षमता ड्रिप रखता है, जबकि 70 से 80% पानी बचाने की क्षमता स्प्रिंकलर रखता है। तो ये जो दो मेथड हैं, ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन, इनमें पानी एकदम माइक्रो फार्म में ही पौधों को मिलता है। इन दोनों ही ड्रिप और स्प्रिंकलर को क्या कहते हैं, माइक्रो इरिगेशन कहते हैं। तो उसी का ज्यादा से ज्यादा किसान माइक्रो इरिगेशन करें, यानी ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन अपनाएं। उस कंपोनेंट को इसमें रखा गया था पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट में। दूसरा स्कीम चलाया गया रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत डायरेक्ट लाया गया। पहले इस रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को शुरू में जब लॉन्च हुआ था तो इसको ना दूसरे मिशन के तहत में रखा गया था, दूसरे स्कीम के तहत में रखा गया था, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत में। बाद में इसमें शिफ्ट कर दिया गया नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में। और तीसरा स्कीम है माइक्रो इरिगेशन फंड। तो माइक्रो इरिगेशन फंड के बारे में आप जानिए। एक महत्वपूर्ण ये स्कीम है, और जो ये स्कीम है माइक्रो इरिगेशन फंड, दिस इज द डेडिकेटेड माइक्रो इरिगेशन फंड, और इसमें स्टार्ट किया गया था किसके इंस्टीट्यूशन से, नाबार्ड को। मतलब इसको चलाने का जिम्मेदारी किसका है, माइक्रो इरिगेशन फंड को चलाने की जिम्मेदारी नाबार्ड को। इसका स्टार्ट हुआ तो शुरू में कितना पैसा लगा था, 5,000 करोड़ 5,000 करोड़ के इनिशियल कॉर्पस से स्टार्ट किया था। ये IBPS FAO में भी पूछा जा चुका है, याद रखना, ठीक है। अब ये जान लीजिए कि अब इसमें और पैसा जोड़ दिया गया 500 करोड़,
5,000 करोड़। तो अब लगभग इसका टोटल कार्पस कितना हो गया, कितना इन्वेस्टमेंट हो गया इसमें, 10,000 करोड़ रुपीस इसमें इन्वेस्ट किया गया। तो ये बड़ा स्कीम है। और माइक्रो इरिगेशन फंड मतलब इसके तहत में जो भी किसान माइक्रो इरिगेशन अपनाएंगे यानी ड्रिप सिस्टम इंस्टॉल करेंगे अपने खेत में, स्प्रिंकलर लगाएंगे, उनको सब्सिडी में दिया जाएगा। तो सब्सिडी का पैसा कौन चुकाएगा, इस फंड से निकाल के सरकार आपके बिहाफ में उस कंपनी को या बेचने वाले को देंगे। समझ में आ रहा है। तो ये होना है। यहाँ सबसे पहले जानते हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट के बारे में। तो ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जब 2015-16 में स्टार्ट हुआ तो उसी के अंतर्गत जो 2 स्कीम रखे थे उनमें से पहला कंपोनेंट पर ड्रॉप मोर क्रॉप है। इसी को ही हम लोग जिक्र कर रहे हैं। अब इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर चलाती है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन। और इसका उद्देश्य क्या है, ओवरऑल वाटर यूज इफिशिएंसी को बढ़ाना और माइक्रो इरिगेशन ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग को बढ़ाना इसका उद्देश्य रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ आपको बताना चाहूंगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप है वो माइक्रो लेवल वाटर स्टोरेज को फोकस करता है। इसको भी फोकस करता है। मतलब आप कई जगह में जहाँ पे स्कीम चल रहा है ना, छोटे छोटे तालाब बना करके वाटर को स्टोरेज करने का काम करते हैं। जल कुंज जिसको माइक्रो कैचमेंट कहते हैं, छोटा पोखरी टाइप का छोटा सा एरिया में ना पानी इकट्ठा करने का काम, जिससे एक तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं या वाटर कंजर्वेशन कहते हैं। अब आता है माइक्रो इरिगेशन फंड। जैसे मैंने बताया कि माइक्रो इरिगेशन फंड है वो 2019-20 में ₹5,000 करोड़ के स्टार्ट हुआ और नाबार्ड इसका मेन ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है। इसको चलाने का काम नाबार्ड का है। और इस स्कीम का उद्देश्य ये था, ये वर्डिंग याद रखना, फैसिलिटेट द स्टेट मोबिलाइजिंग द रिसोर्सेज फॉर एक्सपांडिंग कवरेज अंडर द माइक्रो इरिगेशन। केंद्र सरकार को ये लोन देते हैं या केंद्र सरकार को ये पैसा देते हैं, कौन, नाबार्ड, इस कार्यक्रम के तहत में, ताकि केंद्र सरकार को नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि स्टेट गवर्नमेंट है ना वो अपने किसानों को प्रेरित कर सके माइक्रो इरिगेशन अपनाने के लिए, ड्रिप इरिगेशन अपने खेत में इंस्टॉल करने के लिए, या जो स्टेट गवर्नमेंट ड्रिप पे या स्प्रिंकलर पे जो सब्सिडी दे पाती है ना, वो यहाँ से पैसा निकाल के दे पाते हैं। तो ये स्कीम है जहाँ से किसानों को मदद मिलती है। Under this scheme, state government are provided loan at a 3% below the cost of the fund. जो फंड मिलेगा उसके अतिरिक्त स्टेट गवर्नमेंट को 3% पे भी लोन मिलता है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट को एक तरह से मदद करता है डायरेक्टली, और फिर स्टेट गवर्नमेंट किसको मदद करता है, किसानों को मदद करता है। तो स्टार्ट किया गया था 5,000 से, फिर 5,000 इसमें जोड़ दिया गया इस कार्यक्रम के तहत में। अब दूसरा है रेन फेड एरिया डेवलपमेंट। तो रेन फेड एरिया डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोग्राम है जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तहत में स्टार्ट हुआ। ओरिजिनली रेन फेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना वो काफ़ी बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन 2014-15 में इसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नेशनल मिशन है उसका कंपोनेंट के रूप में इंक्लूड किया गया। पहले ये रेन फेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत में आता था। अब इसमें जैसे मैंने बताया कि इसमें मुख्य तौर पे किस चीज़ को फोकस करते थे, शुरू में ही बताया था मैंने, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को। इसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को प्रमोट करना, और दूसरा है पानी कंजर्व करना, पानी और जमीन को। तो रेन फेड एरिया प्रोग्राम में 2 मेजर फोकस थे, सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन, और दूसरा था इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को प्रमोट करने का काम रेन फेड एरिया के किसानों के लिए डेवलप किया गया। और आप जानते हैं रेन फेड एरिया खास करके जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के ऊपर में काम करने वाला भारत का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशन कौन सा है, क्रीडा, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। 1985 में कहाँ बना था,
हैदराबाद में। और आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर पे काम करती है उसका नाम है इक्रिसेट। वो कहाँ पे है? वो भी हैदराबाद में है, इक्रिसेट भी। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी हैदराबाद में है, क्योंकि हैदराबाद का जो रीजन है ना वही असली ड्राई एग्रीकल्चर एरिया है। बाकी तो ड्राई लैंड एकदम एक्सट्रीम ड्राई लैंड आपको राजस्थान गुजरात में भी देखने को मिलेगा, लेकिन वो भी एरिया जो हैदराबाद के आसपास का एरिया है वो भी ड्राई लैंड से सफ़र करता है। तो इस तरह से रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, उसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में किसको फोकस करते हैं? मल्टी क्रॉपिंग को, रोटेशनल क्रॉपिंग को, इंटर क्रॉपिंग को, मिक्स्ड क्रॉपिंग को, ये सब चीज़ें हैं ना उनको हार्टिकल्चर, लाइव स्टॉक, बी कीपिंग, एपीकल्चर, सेरिकल्चर सब के सामने फोकस करने की कोशिश किया जाता है। यहाँ आपको बताऊंगा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में ही द बेनिफिट ऑफ IFSR इज अंडर, मतलब IFS से क्या बेनिफिट होता है? इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। एप्रोप्रिएट फार्मिंग सिस्टम बेस्ड अप्रोच को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पे इनकम बढ़ जाता है, वहाँ ओवरऑल रिस्क कम हो जाता है, क्रॉप फेल होने का चांस कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसी तरह के सिस्टम अपनाते हैं, वहाँ किसान का इनकम बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी। तो जो नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी है ये 3 नवंबर 2006 को, ये याद रखना, ये ईयर नोट कर लो, 3 नवंबर 2006 को नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी स्टैब्लिश किया गया। आज भी ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ये एक एक्सपर्ट बॉडी है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक तरह से गाइडलाइंस देता है, रिकमेंड करता है किस मुद्दे पे कि भैया रेनफेड एग्रीकल्चर एरिया है और ड्राई लैंड एग्रीकल्चर एरिया है, वहाँ के सिस्टम को अपग्रेड करना है, वहाँ को कैसे मैनेज करना है, इसके ऊपर में काम करके आइडिया या कॉन्सेप्ट या तरीका कौन देगा? यही नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि हमें इन 5 सालों में ना ड्राई लैंड रीजन को इस तरह से डेवलप करें, ये एक्टिविटी करें। इस तरह का एक्सपर्ट बॉडी के रूप में ये इंस्टीट्यूशन काम करता है। यहाँ लगभग ये देखा जाता है कि इसका और क्या क्या कंट्रीब्यूशन है NRA का। तो NRA एक नॉलेज रिपोजिटरी के रूप में काम करता है। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर और रेनफेड एग्रीकल्चर के बारे में कुछ भी जानना है तो आप इनके इंस्टीट्यूशन से आपको मिल जाएगा। इन्होंने 150 मोस्ट वुल्नरेबल रेनफेड डिस्ट्रिक्ट को पहचान भी किया और इनको टारगेट को लेकर के पॉलिसी बनाते रहते हैं। NRA is engaged in developing a national rainfed agriculture policy. NRA prepared drought proofing action plan for 24 most मतलब 24 मोस्ट क्रिटिकल ड्राउट प्रोन जिले हैं ना, उनके लिए क्या तैयार किया इन्होंने? ड्राउट प्रूफिंग एक्शन प्लान, कि वहाँ सूखा जो पड़ रहा है उससे वहाँ के लोग कैसे बचें, क्या क्या करें, इसके लिए इन्होंने प्लान तैयार किया। इनका एक हिस्सा है। दूसरी बात, इनको ना नॉलेज पार्टनर भी बनाया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस ने एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था, रिवार्ड प्रोजेक्ट था, उसके दायरे में।